अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है उसके अंदर कुछ डिडक्शंस ऐसी हैं जो कि हमें बताई गई हैं कि आपको अलाउड नहीं होंगी कि उनको आप एज एक्सपेंस या एज डिडक्शन जो है वो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकें। तो आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसी लिस्ट का पॉइंट नंबर सी है। इसमें कहा जा रहा है कि कमीशन अगर कोई बंदा पे कर रहा है या उसने पे करना है जो कि है एक्सीडिंग 0.2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, जो उसने सेल की होगी उसी के ऊपर उसने जो है वो कुछ कमीशन पे किया होगा। अगर वो कमीशन एक्सीड कर रहा है 0.2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर प्रोडक्ट लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990। अच्छा, हमारा एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, फिर एक सेल टैक्स एक्ट है। ये सेल टैक्स एक्ट जो था वो 1990 के अंदर आया। इस सेल टैक्स के कानून के अंदर एक स्केजुअल बनाया गया है, एक आप कहें कि लिस्ट बनाई गई है जहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो है ना वो नाम के साथ लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है। अगर ये चीज़ें सेल टैक्स एक्ट के थर्ड स्केजुअल के अंदर जो लिस्ट हुई हुई हैं, अगर इनको बेचने पे आपने कोई कमीशन दिया है और वो 0.2% से एक्सीड कर जाता है आपकी सेल की वैल्यू का, तो वो आपको इजाज़त नहीं है कि आप उसको एज एक्सपेंस जो है वो डिडक्ट कर सकें इनकम फ्रॉम बिजनेस में से। तो इस तरीके से है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है या गुड्स हैं जो कि लिस्टेड हैं इन थर्ड कैजुअल, और वो थर्ड स्केजुअल कौन सा है? सेल्स टैक्स एक्ट का। ये एक स्केजुअल है। अब हमें अभी इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि ये जो कोई गुड्स इस बंदे ने बेची हैं जो बिजनेस कर रहा है, और ये गुड्स लिखी हुई हैं या लिस्टेड हैं थर्ड स्केजुअल ऑफ सेल टैक्स एक्ट में, तो हमने फिर एक चीज़ देखनी है, क्या जो ग्रॉस वैल्यू है जो आपने सेल की है, ठीक है, ग्रॉस अमाउंट जो उसकी आ रही है, क्या ये जो कमीशन इसके ऊपर पे कर रहा है क्या ये एक्सीड कर रहा है? 0.2% से एक्सीड कर रहा है ये जो इसने कमीशन दिया है? ठीक है, तो मेन चीज़ है कि आप जब कोई चीज़ सेल करते हो ना, बीइंग अ बिजनेसमैन, तो सम टाइम आपको क्या होता है कि आपको कमीशन देना पड़ता है उन लोगों को जिनके थ्रू आप बेच रहे होते हैं। अगर ये कमीशन जो है वो ग्रोस अमाउंट का जो 0.2% है उससे एक्सीड कर रहा हो, 0.2% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ सेल, ठीक है, ये आपने पहले कैलकुलेट करना है कि जितने की इसने सेल की है उसका 0.2% कितना बनता है। अगर कमीशन जो आप दे रहे हो वो इससे एक्सीड कर जाता है, तो ये कमीशन वैसे तो आपके लिए एक एक्सपेंस है, आपने बेचने के लिए कमीशन पे किया है, आपका सेलिंग एक्सपेंस है ये आपको अकाउंटिंग अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो आप अपने प्रॉफिट निकालने के लिए इस कमीशन को लेस करते हैं। बट टैक्स में कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी बंदे को कमीशन दिया है ताकि वो आपकी चीज़ें बेचने में आपकी हेल्प करे, और वो कमीशन अगर एक्सीड कर गया 0.2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल से, और वो चीज़ें लिखी हुई हैं थर्ड स्केजुअल ऑफ सेल टैक्स एक्ट में, तो फिर आपको इजाज़त नहीं है कि आप उसको एज एक्सपेंस जो है वो ले सकें। However, full commission will be allowed as deduction if person is appearing in active taxpayer list। अच्छा, फिर एक लिस्ट होती है जहाँ पे बताया जाता है कि ये एक्टिव टैक्स पेयर है कि नहीं है, ये अपनी रिटर्न जो है वो जमा करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। तो अगर उस बंदे का नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है, यानी ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है उस बंदे का नाम, तो फिर इजाज़त है। अब ज़रा, ये तो हमने पढ़ ली अपने कानून की वर्डिंग के, कानून क्या कह रहा है कि जब भी आपने किसी बंदे को जो है वो सेल करने के लिए कोई कमीशन दिया है,
और कमीशन जो है उस बंदे का, आप जो देख रहे होगे वो कमीशन एक्सीड कर रहा है 0.2% ऑफ सेल का, तो और वो गुड्स जो हैं वो भी थर्ड स्केजुअल में लिस्टेड हैं, तो फिर आप वो इजाज़त नहीं है कि उसको एज एक्सपेंस के तौर पे आप लेस कर सकें। लेकिन आपको फिर इसकी एक एग्जाम्पशन भी दी गई है कि आप ये देख लो कि क्या वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शो हो रहा है। अगर तो वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शो हो रहा है तो फिर आपको इजाज़त है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपने जिस बंदे की टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है, क्या उस बंदे ने कमीशन दिया है। ठीक है, कमीशन है और वो एक्सीड कर रहा हो 0.2% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ सेल से, तो फिर आपने नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है। आपने नेक्स्ट चीज़ ये देखनी है कि क्या वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है। अगर तो वो आ रहा है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, आंसर है यस, तो फिर आपको फुली अलाउड है वो सारा कमीशन जो आपने पे करना है या पे किया है। ठीक है, तो फिर फुली अलाउड है। अच्छा, अगर वो नहीं आ रहा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर, उसका नाम नहीं आ रहा, आपने देखा है कि बिजनेस ने एक कमीशन पे किया है जो कि एक्सीड कर गया है 0.2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल से, और वो चीज़ें जो थी वो लिस्टेड थी थर्ड स्केजुअल ऑफ सेल टैक्स एक्ट में, तो आपने देखा कि क्या वो बंदा जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फिर आपको जो अलाउड होगा ना कमीशन जो आप लेस कर सकते हो, वो होगा लोअर ऑफ एक्चुअल और 0.2%, सॉरी 0.2% ऑफ सेल्स। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा अब आपने समझना है। बात ये हो रही है कि आप किसी को कमीशन पे कर रहे हो, से कि आपने 1,000 की जो है वो सेल की है। इस 1,000 की सेल करने के ऊपर जो है ना, से कि आपने 30 रुपये कमीशन पे कर दी है। अब आपने ये देखना है कि ये जो कमीशन पे किया है 30 रुपये का, क्या ये इससे एक्सीड कर रहा है, 0.2% जो इसका निकलेगा उससे एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो ये कमीशन एक्सीड कर रहा है तो आपने एक चीज़ देखनी है, आपने देखना है कि क्या उस बंदे का नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहा है। अगर तो आ रहा है तो फिर कोई मसला नहीं है, जितना भी कमीशन बन रहा है ये सारे का सारा क्या होगा, आपको एज डिडक्शन अलाउड होगा। और अगर ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इसका नाम नहीं नज़र आ रहा आपको, तो फिर आपने देखना है कि यार देखो 0.2% ऑफ ग्रॉस सेल्स से नीचे की वैल्यू तो अलाउड है, इससे ऊपर की वैल्यू के बारे में ये प्रोविजन है कि वो आपको अलाउड नहीं है। तो फिर आपने देखना है कि अगर तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा तो फिर आप देखोगे कितना अलाउड होगा, तो अलाउड होगा आपको लोअर ऑफ एक्चुअल और 0.2% ऑफ सेल्स, जो इन दोनों में से अमाउंट लोअर होगी उतना आपको अलाउड हुआ करेगा। तो ये सारा इसका कंक्लूजन है। आगे चल के हम देखते हैं कि इसकी एक एग्जांपल करते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिस्टर तैमूर है जो कि बेच रहा है जूस प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में ही आपको बता दी गई, आपको याद नहीं करना पड़ेगा थर्ड स्केजुअल, क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि ये जो जूस प्रोडक्ट है ये लिस्ट हुई हुई है थर्ड स्केजुअल ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 में। मतलब ये आइटम जो है जो आप बेच रहे हो, जूस की आइटम, ये लिखी हुई है थर्ड स्केजुअल के अंदर। अच्छा, जैसे ही हमें ये पता चला कि एक प्रोडक्ट है जो कि लिस्टेड है थर्ड स्केजुअल ऑफ सेल टैक्स एक्ट में, तो हमारे माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई इसके बारे में तो हमने प्रोविजन पढ़ी है कि अगर इसके ऊपर आपने कमीशन देना है तो वो कमीशन सिर्फ कंडीशन की बेस के ऊपर आपको अलाउ होगा। ठीक है, वो कंडीशन तभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर वो कमीशन एक्सीड कर गया 0.2% ऑफ सेल से, तो फिर उसकी आपको इजाज़त नहीं है, यानी कि लेस देन 0.2% ऑफ सेल की इजाज़त है, उससे ऊपर अगर चला गया तो फिर इजाज़त नहीं है। तो अब ज़रा इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ही हैज़ प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल फॉर टैक्स ईयर 2020। उसने कहा कि मैंने सेल की है 5,000 की और मैंने जो उसके ऊपर कमीशन दिया है वो दिया है 15 रुपये का। अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करनी है इसकी इनकम
फॉर टैक्स ईयर 2020 और अज्यूम करना है पहली ऑप्शन में कि उसका नाम जो है वो ATL के अंदर अपेयर हो रहा है, और दूसरी ऑप्शन जो है आपके पास, दूसरा जो इसका पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें आपने ये अज्यूम करना है कि उसका नाम अपेयर नहीं हो रहा ATL के अंदर। अब जब हम पहले की बात करते हैं, अगर तो उसका नाम अपेयर हो रहा है ATL के अंदर, तो फिर तो ये एक्सीडिंग 0.2% के ऊपर जो रिक्वायरमेंट लगी है ये तो वैसे ही वेव होगी, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ रहा था कि अगर उसका नाम ATL के अंदर आ रहा है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ रहा है, तो फिर तो उसको अलाउड है, चाहे वो जो कमीशन पे कर रहा है वो 0.2% ऑफ सेल वैल्यू से ज़्यादा भी हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसने सेल की है 5000, और क्योंकि उसका नाम ATL के अंदर आ रहा है जिस बंदे को उसने सेल की है, तो फिर इसको कमीशन लेस करने की इजाज़त है, तो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो बन रही है वो बन रही है 4985 रुपये। सिंपल आपने जो चीज़ अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आप कमीशन पे कर रहे हो, तो आपने देखना है कि क्या वो जो चीज़ है जिसको बेचने पे आपने कमीशन दिया है वो जो है वो सेल टैक्स एक्ट के थर्ड स्केड्यूल में तो नहीं लिस्ट हुई हुई। अगर वो थर्ड स्केड्यूल में लिस्ट हुई हुई है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि देखना है कि 0.2% ऑफ जो है ना वो सेल्स अमाउंट, ग्रोस सेल अमाउंट से ज़्यादा तो नहीं है कमीशन। और दूसरे नंबर पे आपने चीज़ देखनी है कि क्या वो बंदा जिसको आपने कमीशन दिया है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि वो अपनी रिटर्न जमा करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, वो फाइलर है कि नहीं है फाइलर। अगर तो वो फाइलर है तो बेशक आपने ये कैलकुलेशन की हुई है, कोई मसला नहीं है, उसको इजाज़त होगी वो लेस कर सकता है, जैसे हमने ये पार्ट 1 के अंदर किया कि भाई वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर उसका नाम आ रहा था जिस बंदे को आपने कमीशन दिया था, तो जितनी भी आपने सेल की है उसमें से वो आप लेस कर सकते हो सारे का सारा कमीशन, फिर ये कंडीशन 0.2% ऑफ सेल वाली जो है ये वैसे ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा, सेकंड में हमने कहा कि उसका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा, तो अब क्या करें। अब सेल उसने की है 5000 की। अब जो हम कमीशन लेस कर सकते हैं उसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। वो लेस करेंगे हम लोअर ऑफ एक्चुअल जितना आपने पे किया है या 0.2% ऑफ 5000। तो एक्चुअल आपने पे किया है 15 रुपये का, और 0.2% ऑफ 5000 जो है वो 10 रुपीज़ है, तो इन दोनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है, वो लोअर वैल्यू है 10 रुपीज़, तो ये आपको इजाज़त होगी लेस करने की, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू करते हैं इसको हम। जब भी आप किसी को सेल करते हो, से कि आप बिजनेस चला रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, आपका बिजनेस है, अब आप अपनी चीज़ें खुद नहीं बेच रहे, आपने डिफरेंट लोगों के थ्रू इसको बेचना है, और ये डिफरेंट लोग जो हैं ये आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी चीज़ें बेचने में। आप इन लोगों को कमीशन दे रहे हो, ठीक है? आप इन लोगों को कमीशन दे रहे हो कि यार मेरी चीज़ें बिकवाओ, मैं आपको बदले में कमीशन दूँगा जब भी आप कोई चीज़ बेचोगे। अच्छा, कमीशन जो होता है वो इस तरीके से होता है कि यार अगर 100 रुपए की चीज़ है ना, तो इसका 0.1% जो है ये तुम्हें मैं कमीशन दूँगा, या 100 रुपए की चीज़ है तो इसका एक चीज़ तुम बेचोगे तो 0.3% मैं तुम्हें इसका कमीशन दिया करूँगा, क्योंकि तुमने वो चीज़ बेचने में मेरी हेल्प की है, तो ये कमीशन होता है। अब आप ये देखोगे सबसे पहले कि ये बिजनेसमैन है, इसने कमीशन दिया हुआ है। अच्छा, कमीशन दिया हुआ है तो आप देखोगे जो ये चीज़ बेच रहा है, जो ये गुड्स बेच रहा है इन लोगों के थ्रू, कमीशन एजेंट्स के थ्रू, जिनको ये कमीशन दे के इनसे चीज़ें बिकवाता है, क्या ये चीज़ थर्ड कैजुअल के अंदर तो नहीं लिस्टेड? अगर क्वेश्चन में ऐसी इंडिकेशन है तो फिर थोड़ा सा इशू हो गया। फिर आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्या ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहे हैं? अगर ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, जो भी कमीशन है वो सारा आप अपनी सेल में से लेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको इजाज़त है। और अगर ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहे, या इनमें से एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, तो फिर आपने देखना है कि ये जो आपने कमीशन दिया है क्या ये सेल वैल्यू, यानी कि एक चीज़ 100 रुपये की है और आपने एक एक चीज़ इन दोनों से बिकवाई है, तो क्या ये इसकी 0.2% से एक्सीड तो नहीं कर रहा कमीशन जो आप इसको दे रहे हो। अगर ये एक्सीड कर रहा है तो फिर आपने क्या करना है, लोअर ऑफ लेनी है वैल्यू, एक्चुअल या 0.2% ऑफ सेल। जो लोअर अमाउंट होगी वो आप सेल में से जाके लेस करोगे। अच्छा, अगर ये इससे नीचे है तो फिर कोई मसला नहीं है, सारे के सारा आप लेस कर सकते हो। खैर वो आप जब ये कैलकुलेशन करोगे तो तभी वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर एक्चुअल लोअर हुआ तो वो आप वैसे पूरा पूरा लेस कर सकते हो, अगर वो ज़्यादा हुआ तो फिर
2% तक आप उसको लेस कर सकते हो। तो सम आप इसको करते हुए ये बात देखनी है आपने कि आपने कमीशन दिया क्वेश्चन के अंदर और वो चीज़ लिस्टेड है थर्ड स्केड्यूल के अंदर। अगर वो थर्ड स्केड्यूल के अंदर लिस्टेड नहीं है तो ये प्रोविजन उसके लिए है ही नहीं, आप सारे का सारा कमीशन लेस कर सकते हो। अगर वो थर्ड स्केड्यूल में लिस्टेड है तो फिर क्वेश्चन आता है कि क्या ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहे हैं दोनों। अगर ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहे हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप सारे का सारा जो है वो लेस कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं आ रहे तो फिर आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी जो अभी हमने इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे की है। ठीक हो गया? तो ये पॉइंट था। ये थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूज भी करे, लेकिन आपने इसके नोट्स अपने ऐसे बना लेने हैं कि आपको जो है वो ये याद रहे अच्छे से कि जब भी कोई कमीशन दिया है क्वेश्चन के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि भाई एक बिजनेसमैन है जो कि चीज़ें बेचने के लिए कमीशन देता है, तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो थर्ड स्केड्यूल की आइटम तो नहीं है, सेल टैक्स एक्ट की थर्ड स्केड्यूल की आइटम तो नहीं है। अगर तो वो नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर जितना भी कमीशन है वो सारा अलाउड हो जाना है आप एज एक्सपेंस। और अगर वो थर्ड स्केड्यूल की आइटम है तो फिर आपने जो भी कमीशन दिया है उसको देखो कि वो जिस बंदे को कमीशन मिला है क्या वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आ रहा है तो यस आ रहा है तो फिर कोई मसला नहीं है, सारा अलाउड है। और अगर नो है तो फिर मसला है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने लोअर वाली वर्किंग करनी है, लोअर ऑफ वाली एक्चुअल या 0.2% ऑफ सेल वैल्यू। तो जो लोअर होगी वो आप जो है इसमें से लेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पॉइंट डी हमारा कहता है कि जो इंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चा आता है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर होता है, अगर वो एक्सीड कर जाए कुछ लिमिट्स बताई गई हैं उससे, तो वो लिमिट जो प्रिस्क्राइब की गई हैं उससे अगर एक्सपेंडिचर आपका इंटरटेनमेंट वाला एक्सीड कर जाता है तो उसको भी लेस करने की इजाज़त नहीं है आपकी सेल में से। वो खर्चा भी आपको अलाउड नहीं होगा इनकम टैक्स के अंदर। तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंस क्या होता है ये आगे चल के हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर मतलब खाने पीने के खर्चे, अभी सिंपल आप इतना देखें, आगे डेफिनेशन में जाके देखेंगे। एक बिजनेस जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर ना खाने पीने पे खर्चा करता है, एंटरटेनमेंट पे खर्चा करता है। फॉर एग्जांपल जो ये पेस्टिसाइड्स वगैरह बेच रहे होते हैं, ये डिफरेंट सेमिनार्स करवा रहे होंगे। इनका काम क्या है कि इन्होंने डिफरेंट अपने जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर्स रखे होंगे, उनको ये एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे उनके ऊपर कि यार उनकी दावत कर दी, उनको खाना शाना खिला दिया, ताकि उनसे एक इंटरेक्शन बना रहे, थोड़े से वो इंटरेस्टेड रहें कि वो आपकी चीज़ें बेच सकें। इस तरह करके ना आप उनके ऊपर इंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर कर सकते हो, या अपने स्टाफ के लिए आपने एनुअल कोई एक आधी जो है वो पार्टी वगैरह अरेंज कर दिया। ये सारे खाने पीने के खर्चे आपके इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर आप अकाउंटिंग में देखोगे ना तो आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अपनी सेल और ग्रोस जो आपका प्रॉफिट आ रहा होता है उसमें से लेस कर सकते हो। आपको इजाज़त है अकाउंटिंग के अंदर, आप ये कर रहे होते हो, फिर ही आपका नेट प्रॉफिट आता है। जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो ये इंटरटेनमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं, अगर ये एक ख़ास लिमिट जो कि बताई गई है उससे एक्सीड कर जाएं, ठीक है, तो फिर आपको इजाज़त नहीं है कि आप इसको लेस करो। अब ये लिमिट्स क्या हैं? ये लिमिट्स आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर नहीं लिखी हुई, ये रूल्स ने बताया हुआ है। मतलब रूल्स क्या होते हैं? रूल्स कानून का वो जुज़ होता है जो आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है किसी भी कानून को। किसी भी कानून के किसी सेक्शन को या प्रोविजन को जो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है वो रूल्स की सूरत में वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इशू करते हैं, ताकि जो कानून के अंदर बातें लिखी हुई हैं, जैसे कानून के अंदर सिंपल ये बात लिखी हुई है कि भाई इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अगर एक लिस्ट जो लिमिट बताई गई है उस लिमिट से एक्सीड करता है तो इजाज़त नहीं है कि आप उसको एज एक्सपेंस के तौर पे अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सको। अब ये रूल्स बनाए गए ताकि लोगों को ये समझाया जा सके कि वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं क्या जिनसे एक्सीड करने पे एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो एज डिडक्शन आप अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं ले सकते। तो ये लिमिट्स जो हमें बताई गई हैं ये प्रिस्क्राइब लिमिट रूल 10 के अंदर है, इनकम टैक्स रूल्स 2002। तो इसमें बताया गया है कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर क्या है कि अ डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड इफ द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अब हमें वो लिमिट बता रहा है कि भाई ये जो लिमिट है ना
जिससे एक्सीड नहीं करना, और अगर आप एक्सीड करवाओगे अपने एक्सपेंडिचर को जो कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है, तो फिर आपको इजाज़त नहीं होगी कि आप इस एक्सपेंडिचर को लेस कर सको इनकम फ्रॉम बिजनेस में से, या इसको एज डिडक्शन के तौर पे ले सको। लिमिट में सबसे पहले बात की गई कि सिर्फ इंटरटेनमेंट को एज डिडक्शन आप ले सकते हो, इसकी इजाज़त होगी आपको अगर ये एक्सपेंडिचर जो कि इंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर है ये होली और एक्सक्लूसिवली आपने किया है फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस। एक बंदा है, इसका नाम है राशिद, ठीक है। ये राशिद जो है ये बिजनेस करता है, इसने बिजनेस में सेल की 5 लाख की। अब इसने इसमें से खर्चे लेस करने, खर्चे लेस करने के लिए इसने एक पता चला कि एक्सपेंडिचर किया हुआ है जो कि था इंटरटेनमेंट के ऊपर। ये एक्सपेंडिचर इसने किया कैसे कि इसने अपने बच्चों को जाके KFC से बर्गर खिलाए। अब ये एक्सपेंडिचर क्या मैं यहाँ से लेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो एंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर था ये बिजनेस के लिए नहीं था, ये इसने पर्सनल एक्सपेंडिचर किया। अगर आप एंटरटेनमेंट के एक्सपेंडिचर को बिजनेस इनकम में से लेस करना चाहते हो या एज डिडक्शन के तौर पे लेना चाहते हो, तो आपने देखना है कि क्या वो एंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर होली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस के ही मकसद के लिए था, और साथ कुछ और कंडीशंस भी हैं। इस लाइन को अगर हम पूरा पढ़ें जो रूल 10 में लिखी हुई है, वो कहते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, एक डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर आपको अलाउ होगी इफ एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस एंड इज incurred outside Pakistan on entertainment for business transactions or where expenditure is allocated as head office expense। आगे चल के इसको हम डिस्कस करते हैं। ये बात हो रही है कि अगर आपने कोई इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर किया है जो कि आपने किया है आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है, वो था इंटरटेनमेंट के ऊपर ही, तो ये आउटसाइड पाकिस्तान की बात हो रही है पहले पॉइंट के अंदर। अच्छा, फिर है इनकर्ड इन पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। फिर है इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स एट पर्सन्स बिजनेस प्रेमिसेस और इनकर्ड एट अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एजेंट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज, इनकर्ड एट ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस। अब इसको ज़रा सारे को एक साथ मिला के पढ़ते हैं। रूल 10 कहता है कि आपको इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर को लेस करने की या डिडक्शन के तौर पे लेने की इजाज़त होगी अगर आपने वो सारे का सारा एक्सपेंडिचर किस मकसद के लिए किया है, होली एंड एक्सक्लूसिवली किया है बिजनेस के पर्पस के लिए, और वो एक्सपेंडिचर कहाँ पे हुआ है, पाकिस्तान से बाहर, ठीक है, या पाकिस्तान के अंदर, इन पाकिस्तान, ठीक है। पहले पॉइंट में आउटसाइड पाकिस्तान है, बाकी पॉइंट्स के अंदर जो है वो इनसाइड पाकिस्तान हो रही है। अगर आपने पाकिस्तान के बाहर वो किया है एक्सपेंडिचर इंटरटेनमेंट के ऊपर, तो फिर आपने देखना है कि वो आपका बिजनेस से रिलेटेड ही हो होली एंड एक्सक्लूसिवली, और आपने पाकिस्तान से बाहर कहीं पे किया है। जैसे जे डॉट ने अगर अपनी कोई ब्रांच जो है वो UK के अंदर जो है वो खोली हुई है, तो वहाँ पे अगर उसने वो एक्सपेंडिचर किया है तो बिजनेस के लिए ही किया है, ब्रांच ओपनिंग के लिए किया है, बिजनेस से रिलेटेड कोई मीटिंग थी उसमें किया है, तो उसको इजाज़त होगी कि वो एज एक्सपेंडिचर इसको अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकते हैं। या ये एक्सपेंडिचर जो उन्होंने आउटसाइड पाकिस्तान किया है ये हेड ऑफिस को जो है एलोकेट कर रहे हैं, यानी कि हेड ऑफिस की जब आपने कंपटीशन की या हेड ऑफिस के जब आपने अकाउंट्स बनाए तो वहाँ पे सेल में से इसको लेस किया एज इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, तो फिर ठीक है, इजाज़त है। लेकिन शर्त क्या है, चाहे आप पाकिस्तान से बाहर भी इंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर करो, उसको आपने करना है होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस। तो आपको इजाज़त है कि आप उस एक्सपेंडिचर जितना भी आपने एक्सपेंडिचर किया उसको लेस करो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में, या उसको एज डिडक्शन के तौर पर ट्रीट करो। फिर अगर आपने पाकिस्तान के अंदर वो खर्चा किया है इंटरटेनमेंट के ऊपर, और पाकिस्तान में कोई आपके फॉरेन कस्टमर या सप्लायर से जिनके थ्रू आप अपना बिजनेस चला रहे हो, यानी कि यहाँ फॉरेन कस्टमर्स आए हुए थे जो आप फॉर एग्जांपल आपकी जो है ना लाहौर के अंदर एक ब्रांच है, यहाँ पे ना कोई चाइना से लोग आए,
जो कि आपके कस्टमर्स हैं, वो आपसे चीज़ें खरीदना चाहते हैं, वो आपसे मीटिंग करने आए हैं कि भाई आपकी ब्रांच जो पाकिस्तान के अंदर है, एक लाहौर के अंदर है, इससे हम ना डिफरेंट चीज़ें परचेज़ करना चाहते हैं। आपने उनको चाय पिलाई, आपने उनको खाना खिलाया, तो ये जितना भी आपका खर्चा हुआ जो पाकिस्तान में हुआ और किस वजह से हुआ कि आपके फॉरेन कस्टमर आए थे, उनके ऊपर आपने खर्चा किया। तो क्योंकि ये होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस है, तो आपको इजाज़त है कि इसको एज डिडक्शन ले सकते हो। या आपके कहीं यूएसए के सप्लायर्स, आपके पाकिस्तान में ही ब्रांच है, पाकिस्तान में ही आपका ऑफिस है, यूएसए में आप उसको बेचना चाह रहे हो, वहाँ के कुछ सप्लायर्स यहाँ पाकिस्तान आए हैं, वो आपसे मीटिंग करने आए हैं, आपने उनको खाना चाना खिलाया, उनको बुफे करवाया, उनको जो है ना वो उनकी खातर तवाज़ो की है, तो ये खर्चा भी आपको एज डिडक्शन के तौर पे लेने की इजाज़त है, क्योंकि ये होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस हुआ है। अच्छा, फिर आपने अगर एक्सपेंडिचर किया है कस्टमर के ऊपर, अपनी बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर, ठीक है, मैंने डिफरेंट बेकरीज वगैरह देखी। इस्लामाबाद के अंदर मैंने देखी थी एक बेकरी। वहाँ पे आप जाओ ना, तो वहाँ पे वो बेकरी फ्री में ना अपने कस्टमर्स के लिए बिस्किट्स एक टेबल पे रखती है कि भाई जिसने खाना है खा ले। अब ये इंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है अपने कस्टमर्स की, और अपने बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर उन्होंने ये इंटरटेनमेंट के लिए खर्चा करते हैं, जितना वो बिस्किट फ्री में वहाँ पे दे रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को। ये खर्चा भी उनको इजाज़त होगी कि वो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में एज डिडक्शन के तौर पे ले सकते हैं। फिर क्या है कि आपने अपने हेड ऑफिस में या अपने बिजनेस की किसी जगह पे मीटिंग अरेंज की। वो मीटिंग किसकी हो सकती है कि आपके सारे शेयर होल्डर्स की हो सकती है। जैसे आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा कि एजीएम वगैरह हो रही है, वहाँ पे आपने शेयर होल्डर्स को चाय बिस्किट या सैंडविच वगैरह खिला दिए। तो अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है, उस पर कोई खर्चा किया है, या आपके कोई एजेंट्स हैं जिनके थ्रू आप बेचते हो, कमीशन एजेंट्स भी हो सकते हैं, उनको खाना शाना खिला दिया आपने, या आपके डायरेक्टर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की है, बीओडी की है, तो उसके अंदर आपने कुछ खाना शाना खिलाया, या आपने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उनको कोई अवार्ड वगैरह देने थे, वहाँ पे आपने उनको खाना शाना भी खिला दिया। तो ये सारे आपको एज एक्सपेंडिचर जो है वो लेने की इजाज़त है। एज रिडक्शन के तौर पे एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर को आप ले सकते हो। शर्त क्या है कि ये बिजनेस पर्पज़ के लिए ही आपने खर्चा किया हो, या आपने कोई नई ब्रांच ओपन की है और उसके ऊपर आपने कोई खर्चा कर दी है, ठीक है, खाने पीने के ऊपर। तो किसी जो है ना वो फिल्म स्टार से ब्रांच की ओपनिंग करवाई है, उसको खाना शाना खिलाया है, तो ये भी इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है और आपने अपने बिजनेस के लिए किया है, तो इसको भी एज डिडक्शन के तौर पे लेने की आपको इजाज़त है। अच्छा, फिर पॉइंट 2 पे आ जाते हैं हम। A deduction will be allowed where expense is incurred on person related directly to the business। आपको एक खर्चा इजाज़त है डिडक्ट करने की अगर वो आपने एक ऐसे बंदे पे किया है जो कि डायरेक्टली रिलेट कर रहा है बिजनेस से। ठीक है, ये भी इसी से ही रिलेटेड था, ये भी रूल की ही एक सब सेक्शन है कि मतलब आपने ये देखना है कि अगर आपने वो खाना चाना किसको खिलाया, किसी ऐसे बंदे को खिलाया जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपने उसके ऊपर एंटरटेनमेंट का खर्चा किया, तो इजाज़त है, आप उसको डिडक्शन के तौर पे ले सकते हो। अब आ जाता है इंटरटेनमेंट की डेफिनेशन। इंटरटेनमेंट की डेफिनेशन है कि इंटरटेनमेंट में क्या क्या शामिल होता है। परवेन ऑफ मील्स, यानी खाना पीना। रिफ्रेशमेंट्स, आपने कोई स्नैक्स वगैरह दे दिए, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे दी। एंड रीज़नेबल लेयर फैसिलिटीज़, आपने एक अच्छी रहने की जगह प्रोवाइड कर दी। ठीक है, ये भी इंटरटेनमेंट के अंदर आता है। आपने अपने कस्टमर्स को या आपने अपने फॉरेन सप्लायर्स को, बाहर से कोई लोग आए हुए थे, उनको पीसी के अंदर एक रूम लेके दे दिया ताकि वो वहाँ पे एक रात स्टे कर सकें, 2 रात स्टे कर सकें, साथ खाना पीना खाएं। तो ये सारा क्या आ जाता है, इंटरटेनमेंट के अंदर आ जाता है। इंटरटेनमेंट मीन्स प्रोविजन ऑफ मील, एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, खाने पीने की चीज़ें। रिफ्रेशमेंट और रीजनेबल लेयर फैसिलिटीज़ इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशन एंड नॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की रवायात के अंदर बिजनेस के अंदर अलाउ होती हैं आपको। बिजनेस के मुताबिक आपकी जो ट्रेडिशंस हैं या नॉर्म्स हैं आपके बिजनेस के, उसके हिसाब से अगर आप किसी को भी कोई खाना पीना दे रहे हो, रिफ्रेशमेंट दे रहे हो, या रीजनेबल लेयर फैसिलिटीज़ दे रहे हो, तो ये सारा कुछ इंटरटेनमेंट ही कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये पॉइंट है फंड्स के बारे में। अच्छा, फंड्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। फंड प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है, पेंशन फंड भी हो सकता है, ग्रेजुटी फंड भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और फंड है जिसको हम कहते हैं सुपर एनुएशन फंड। ठीक है, तो ये फंड भी हो सकता है। तो 4 फंड्स हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर तो ये फंड्स जो हैं
वो अनरिकग्नाइज्ड हैं। ये चारों फंड्स की बात हो रही है। अगर ये सारे के सारे फंड्स अनरिकग्नाइज्ड या अनअप्रूव्ड फंड हैं, अनरिकग्नाइज्ड या अनअप्रूव्ड फंड्स हैं, तो फिर आपको ये फंड्स में जो आप पैसे जमा कर रहे हो उसको एज डिडक्शन के तौर पे लेने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, अगर आप कर लो, आपको इजाज़त एक सूरत में मिलेगी, अगर ये आपने एम्प्लॉयर जो है उसने अरेंजमेंट कर लिया टैक्स वालों के साथ कि जब आप ये पेमेंट करोगे ना तो उस टाइम इसके ऊपर आप टैक्स काटोगे। अब ज़रा गौर से आपने सुनना है। प्रोविडेंट फंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, या ये जितने भी फंड्स हैं ये सारे क्या होते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट होते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पोस्ट रिटायरमेंट कुछ बेनिफिट रख रहे होते हो। आप कहते हो कि यार जब ये बंदा बेचारा रिटायर्ड होगा ना तो इसके पास कुछ ऐसा हो जिससे इसकी इनकम आती रहे, इसको कुछ बेनिफिट मिलता रहे जब ये रिटायर हो जाए, तो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। आप अपने स्टाफ के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, जैसे कि आपका बिजनेस है और आप क्या करते हो, अपने ऑफिस के अंदर एक जो है ना ये गला टाइप जो होता है ये रखा हुआ है, आपने एक बॉक्स रखा हुआ है, एक फंड बनाया हुआ है, इसके अंदर ना कुछ पैसे डालते जा रहे हो। एक प्रोविडेंट फंड है, एक पेंशन फंड है, इसके अंदर कुछ पैसे डाल रहे हो हर महीने। एक ये सुपर एनुएशन फंड है, इसके अंदर पैसे डाल रहे हो। फिर एक ग्रेजुटी फंड है, इसके अंदर आप पैसे डाल रहे हो, हर मंथ पैसे डाल रहे हो। अच्छा, ये जो आपने फंड बनाया हुआ है या ये जो एक आपने पूल ऑफ मनी बनाई हुई है, ये अगर अनरिकग्नाइज्ड या अनअप्रूव्ड है तो फिर इसके ऊपर जो है ना आपको एज डिडक्शन जितने भी पैसे आप इसमें डाल रहे हो ना वो डिडक्शन के तौर पे लेने की इजाज़त नहीं है। लेकिन एक शर्त है, उसमें आप इसको एज डिडक्शन के तौर पे ले सकते हो कि आप अगर टैक्स वाली अथॉरिटीज़ के साथ बैठ जाओ और उनको कहो कि यार देखो अभी मैं इसके ऊपर टैक्स जमा नहीं करवा रहा, लेकिन ये मैंने अपने एम्प्लॉय को कब पे करना है, जब वो रिटायर हो जाएगा, तो जिस दिन ये रिटायर होगा ना तो मैं इसके ऊपर ना टैक्स डिडक्ट कर लूँगा जब मैंने इसको पे करना है। हम प्रोविडेंट फंड को लेते हैं। प्रोविडेंट फंड अगर आपको याद हो ना तो प्रोविडेंट फंड ये था कि इसमें एम्प्लॉय भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा था और एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा था। ये दोनों हर महीने कुछ ना कुछ पैसे एक बॉक्स के अंदर डाल रहे थे, तो हमने इसको कहा था ये प्रोविडेंट फंड है। अच्छा, जब आपका एम्प्लॉय रिटायर होगा, ठीक है, रिटायर होगा आफ्टर रिटायरमेंट या जिस दिन वो रिटायर हो रहा होगा, तो आप इस फंड में से सारे पैसे निकाल के इसको दे देते। अब अगर ये प्रोविडेंट फंड जो है ये अनरिकग्नाइज्ड है तो फिर आप जितने भी एम्प्लॉयर अपना यहाँ पे खर्चा डाल रहा है, पैसे डाल रहा है, वो एक किस्म का एम्प्लॉयर का खर्चा है ना, वो अपनी जेब में से कुछ पैसे जो है वो फंड के अंदर डाल रहा है, खर्चा कर रहा है अपनी एम्प्लॉय के लिए। तो ये खर्चा आपको एज डिडक्शन के तौर पे लेने की इजाज़त नहीं है अगर ये फंड अनरिकग्नाइज्ड है या अनअप्रूव्ड है। लेकिन एक सूरत में आपको ये खर्चा एज एक्सपेंडिचर लेने की इजाज़त है कि अगर आप जो है वो एफपीआर के साथ जो है कोई अरेंजमेंट कर लो, उनके साथ कोई उनको लिख के दे दो कि भाई जब भी ये मैं पे करूँगा ना फंड अपने एम्प्लॉय को तो इसके ऊपर मैं टैक्स काटूंगा, तो फिर इजाज़त है। फिर चाहे प्रोविडेंट फंड हो, पेंशन हो, ग्रेजुटी हो, सुपर एनुएशन फंड हो, अगर आपने ये अरेंजमेंट कर ली है एफपीआर के साथ कि भाई जब भी मैं अपने एम्प्लॉय को ये फंड में से पैसे निकाल के दूंगा ना तो मैं इसके टैक्स काटूंगा, तो फिर ये चाहे सारे फंड अनरिकग्नाइज्ड या अनअप्रूव्ड भी हों तब भी आप इनको एज डिडक्शन के तौर पे लेस कर सकते हो जो एम्प्लॉयर का पोर्शन है। ठीक है, एम्प्लॉयर अपने खर्चा लेस कर सकता है ना। एम्प्लॉय तो बेचारा अपने ही सैलरी में से कुछ पैसे फंड में डाल रहा होगा तो उसको लेस करने की इजाज़त नहीं है। जो एम्प्लॉय बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉय को उसकी बात हो रही है कि उसको उसके लिए खर्चा है, जैसे सैलरी दे रहे होते हो आप अपने एम्प्लॉय को तो वो आपके लिए खर्चा है। इसी तरह अगर आप अपने एम्प्लॉय के लिए फंड्स में कुछ पैसे डाल रहे हो तो वो भी आपका खर्चा है, तो उसको भी आप लेस करना चाह रहे होगे अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में से, तो वो लेस करने की इजाज़त नहीं है अगर वो आपका फंड अनरिकग्नाइज या अनअप्रूव्ड हुआ। लेकिन एक सूरत में आपको इजाज़त मिल जाती है कि अगर आपने कोई अरेंजमेंट कर ली कि जब मैं पे करूंगा तो तब मैं इसके ऊपर टैक्स काटूंगा, तो फिर आपको इजाज़त मिल जाती है कि ठीक है आप इस सारे के सारे को लेस कर लेना। अब आ जाते हैं फंड्स अगर रिकग्नाइज्ड हो या अप्रूव्ड हो। अगर प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज्ड है, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो फिर इस गले के अंदर जितना भी पैसा एम्प्लॉयर डाल रहा होगा वो सारे का सारा वो एज एक्सपेंडिचर खर्चे के तौर पे डिडक्शन के तौर पे ले सकता है। और अगर अप्रूव्ड पेंशन फंड है, ठीक है, इनके साथ अप्रूव्ड का बड़ा यूज होता है। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड है, अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड है, ठीक है, तो फिर एम्प्लॉयर ने जितनी भी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर डाली है वो 50% अलाउड होगी और 50% नॉट अलाउड होगी।
हम अप करते हैं इसको, फिर इसके बाद टैक्स की वर्डिंग पढ़ते हैं, फिर सेक्शन को पढ़ते हैं। फंड्स की जब भी बात हो, इन चारों में से कोई भी फंड क्वेश्चन में आ रहा हो, इस फंड के अंदर एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, तो आपने देखना है कि जिस फंड के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर तो वो अनरिकनाइज है या अनअप्रूव्ड है, तो फिर उसको एज डिडक्शन के तौर पे लेने की इजाज़त नहीं। हाँ, एक एक्सेप्शन है कि आप उस अनरिकनाइज या अनअप्रूव्ड फंड को एज डिडक्शन के तौर पे ले सकते हो, अगर आपकी कोई अरेंजमेंट हो कि जब भी मैं पेमेंट करूंगा इस फंड की, उसके ऊपर मैं टैक्स काट लूंगा। अगर वो फंड है रिकनाइज प्रोविडेंट फंड, तो फिर आप सारे के सारे को क्या कर सकते हो, एज डिडक्शन के तौर पे ले सकते हो, फिर ये अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अप्रूव्ड पेंशन फंड है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है, और अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड है, तो फिर आपको ये अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने चुप करके 50% जो है वो एज डिडक्शन के तौर पे ले लेना है। अब पॉइंट ई पे आते हैं। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है, पॉइंट ई। लास्ट हमने इंटरटेनमेंट का पढ़ा था, उसके बाद हमने इंटरटेनमेंट से रिलेटेड रूल्स पढ़ लिए ताकि हमें प्रेस्क्राइब लिमिट के बारे में पता लग जाए। अब हम पॉइंट ई पढ़ रहे हैं जो कि इनकम टैक्स का ही सेक्शन है। इसमें कहा जा रहा है कि एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ पर्सन, यानी कि बिजनेसमैन या बिजनेस या एम्प्लॉयर की तरफ से अगर कोई कंट्रीब्यूशन हो रही है टू अ फंड दैट इज नॉट अ रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एन अप्रूव्ड पेंशन फंड, एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, एन अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड, यानी कि वो अनअप्रूव्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात ख़त्म होगी कि ये हम लिस्ट पढ़ रहे थे कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर आपको एज डिडक्शन अलाउड नहीं होते, तो वो लिखा हुआ है कि आप कोई भी कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर कर रहा होता है फंड के अंदर, वो अगर रिकनाइज ना हो, नॉट अ रिकनाइज, नॉट अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, तो अनअप्रूव्ड या अनरिकनाइज फंड के अंदर अगर किसी बिजनेस ने कोई कंट्रीब्यूशन की है तो उसको लेस करने की इजाज़त नहीं है। An amount exceeding 50% of contribution made by a person to an approved gratuity fund, approved pension fund and approved superannuation fund, फिर ये कहा गया कि आपको एक अमाउंट जो है ना वो 50% से ज़्यादा लेस करने की इजाज़त नहीं है अगर ये अप्रूव्ड हो। अनअप्रूव्ड के लिए क्या कहा गया कि आपको इजाज़त ही नहीं है कि आप उसको एज एक्सपेंडिचर या एज डिडक्शन के तौर पे ले सकते हो। फिर कहा गया अगर अप्रूव्ड ग्रेजुटी, अप्रूव्ड पेंशन और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड्स हैं तो फिर 50% से ज़्यादा लेने की इजाज़त नहीं है। Contribution to any provident fund or other funds established for the benefit of employees, if the person यानी कि business या employer has not made effective arrangement to cure that tax will be deducted from any payment made by the fund। तो ये वो दूसरा वाला पॉइंट है कि जब वो अनअप्रूव्ड है, तो आपने अगर अरेंजमेंट नहीं की हुई कि जब मैं पेमेंट करूंगा तो टैक्स काट लूंगा, तो फिर उसके ऊपर जो है उसको एज डिडक्शन के तौर पे लेने की इजाज़त नहीं है। मतलब अगर इसको कंक्लूड करें तो ये सामने आपके सामने एक समरी बनती है, इसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद देखें तो थोड़ा सा आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब ये एक्सप्लेनेशन जो है ये बेसिकली इनकम टैक्स की वर्डिंग नहीं है, ये हमने खुद आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। इस एक्सप्लेनेशन में पॉइंट ई से एफ तक जो बात हो रही है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि एनी कंट्रीब्यूशन मेड टू अ रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड और अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन टू द टैक्स पेयर इफ ही हैज़ मेड इफेक्टिव अरेंजमेंट। ठीक है, अगर उसने इफेक्टिव अरेंजमेंट की है फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन पेमेंट मेड बाय द फंड, कि उसने कहा है कि अगर वो पेमेंट कर देगा, बाद पेमेंट करते हुए वो टैक्स काट लेगा, तो फिर उसको अलाउड है वो सारे का सारा एज एक्सपेंडिचर ले सकते हैं। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू अ पर्सन फॉर कंट्रीब्यूशन मेड टू अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज्ड पेंशन फंड, अनअप्रूव्ड पेंशन फंड, अनअप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड। ठीक है, फिर ये बात भी याद रखिएगा कि चाहे ये तीनों फंड्स अप्रूव्ड भी हों, मैक्सिमम 50% तक आपको एक्सपेंडिचर या डिडक्शन लेने की इजाज़त है। प्रोविडेंट फंड के केस में फुली आप ले सकते हो डिडक्शन, और अगर अनअप्रूव्ड है तो फिर आपको अलाउ होगा अगर आप अरेंजमेंट कर लेते हो कि आप टैक्स डिडक्ट करोगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अच्छा, फिर हमारे पास है पॉइंट नंबर जी।
पॉइंट नंबर जी क्या कहता है कि एनी फाइन और पेनल्टी पेड बाय द पर्सन, यानी कि किसी बिजनेसमैन ने कोई भी फाइन या पेनल्टी पे की है फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ रूल्स और रेगुलेशन, तो इसको भी एज डिडक्शन लेने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई फाइन पे किया है गवर्नमेंट को या पेनल्टी पे किया है गवर्नमेंट को, तो उसको भी एज डिडक्शन के तौर पे आप नहीं ले सकते। अब ज़रा इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं। अगर आपने फ़ाइन पे किया है और वो फ़ाइन पे किया है आपने गवर्नमेंट को, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है कि आप इसको एज डिडक्शन के तौर पे लो, नॉट अलाउड। अच्छा, अगर आपने फ़ाइन पे किया है लेकिन ये फ़ाइन पे नहीं किया किसी भी गवर्नमेंट को, ठीक है, तो फिर आपको इजाज़त है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ़ाइन ना सम टाइम आप किसको दे रहे होगे? गवर्नमेंट को दे रहे होगे, सम टाइम किसी और को भी दे सकते हो। गवर्नमेंट को फ़ाइन क्यों दे रहे होगे आप? कि आपकी जो बिज़नेस की जगह है, आपकी जो फैक्ट्री है, उसमें से धुआँ निकल रहा है, जो कि अगर कोई गवर्नमेंट का कानून है कि इस तरह का धुआँ आप निकलने वाली फैक्ट्री को कहीं शहरी इलाकों में नहीं खोल सकते, तो अगर आपने वो खोली हुई है तो आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। अगर आपने ये फ़ाइन गवर्नमेंट को दिया है, तो ये जो फ़ाइन आपका एक किस्म का खर्चा हुआ है, आप अकाउंटिंग प्रॉफिट जब निकाल रहे होगे तो ये फ़ाइन आप उसमें से लेस कर रहे होगे, अपने प्रॉफिट पे आने के लिए अपने सेल वगैरह में से लेस कर रहे होगे। लेकिन जब टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे होगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस की कंपटीशन कर रहे होगे, तो अगर आपने फाइन दिया है गवर्नमेंट को, क्योंकि आपने कोई लॉ या रूल या रेगुलेशन तोड़ा है, तो फिर ये एज डिडक्शन लेने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फाइन सम टाइम ना आप किसी गवर्नमेंट के अलावा भी किसी और को भी पे कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, दो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, ठीक है, इन दोनों ने आपस में कोई अरेंजमेंट की हुई है कि भाई हम मिल के काम कर रहे होंगे, तुमने ये शर्त पूरी करनी है, दूसरी पार्टी ने ये शर्त पूरी करनी है। उसमें से एक पार्टी जो उसकी ड्यूटी थी उसको पूरा नहीं करती, तो उसके ऊपर फाइन लगा सकती है दूसरी पार्टी उस एग्रीमेंट के तहत जिसके तहत इनकी अरेंजमेंट हुई थी। देखिए, एक ये बंदा है और एक ये बंदा है। ये क्या है? अ, इसका काम होता है कि इसने ना से कि बिल्डिंग बनानी है। अच्छा, इसका काम होता है कि इसने इस बिल्डिंग के ऊपर पेंट वगैरह करना है, दरवाजे वगैरह लगाने हैं और इस तरह के काम करने हैं। ये दोनों अलग अलग बिजनेस चला रहे हैं। इन दोनों ने आपस में कोई अरेंजमेंट बना ली कि भाई हमें एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, जो है ना, उस प्रोजेक्ट में हम दोनों मिलकर काम करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ बिल्डिंग बनाता था, ये पेंट और दरवाजे वगैरह नहीं लगा सकता था, ये सिर्फ पेंट और दरवाजे वगैरह लगाता था, ये बिल्डिंग नहीं बना सकता। तो इन दोनों ने मिलके एक अरेंजमेंट कर ली और ये मिलके काम करने लगे। इन दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में लिखा कि तुम इतने दिनों के अंदर बिल्डिंग के ऊपर काम करोगे, वो ख़त्म हो जाएगा, ये तुम्हारा इतना शेयर होगा, इसका में से जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे इतना शेयर होगा। इसने भी लिखा होगा कि मैं जब तुम बिल्डिंग कंप्लीट करोगे तो मैं 20 दिनों के अंदर उसको फिनिशिंग वगैरह का सारा काम कर दूंगा, पेंट दरवाजे वगैरह लगा के उसको रेडी कर दूंगा। तो इन्होंने लिखा, साथ इन्होंने लिखा कि भाई अगर कोई इस इन टर्म्स के ऊपर पूरा नहीं उतरता तो वो फाइन देगा दूसरे को। ठीक है, इसने सारा काम टाइम पे कर लिया, इसने अपना काम करने में थोड़ी सी देर कर दी, तो इसको इस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई फाइन होता है तो इसको वो बिल्कुल एज डिडक्शन के तौर पे ले सकता है, क्योंकि ये इसने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, किसी और बंदे को पे किया। अगर इसने गवर्नमेंट को पे किया तो फिर भाई आपको इजाज़त नहीं है कि आप इसको एज डिडक्शन ले सको। फाइन पेनल्टीज पेड टू गवर्नमेंट सच एज पेनल्टी फॉर नॉट पेइंग इनकम टैक्स, ये मतलब आपको एक एग्जांपल दी जा रही है कि आप गवर्नमेंट को कब फाइन और पेनल्टीज पे करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने पेनल्टी पे किया क्योंकि आपने इनकम टैक्स जो है नॉट वो पे नहीं किया था, तो नॉट पेइंग इनकम टैक्स, इसकी वजह से आपको पेनल्टी लगी है। और पेनल्टी फॉर नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, कि आपके ऊपर कोई कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट थी, आपने उसको फुलफिल नहीं किया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगी है। तो ये आपको इजाज़त नहीं है कि आप डिडक्शन के तौर पे ले सको। However, the penalty for not fulfilling the business contract, लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उसको फुलफिल नहीं किया, ठीक है, तो विल बी टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस, तो इसको डिडक्शन के तौर पे लेने की इजाज़त है, बिकॉज इट इज़ नॉट वायलेशन ऑफ एनी लॉ रूल और रेगुलेशन। ये वायलेशन किसकी है? कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन है, लेकिन किसी भी कानून की, रूल की या रेगुलेशन की वायलेशन नहीं है, तो इसको आप एज एक्सपेंडिचर ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद पॉइंट एच में कहा जा रहा है कि एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन,
एक बिजनेसमैन है से कि ये इसका नाम अली है, ये बिजनेस चला रहा है। इसने अपने बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल के ना कोई पर्सनल खर्चा कर दिया। ठीक है, इसने जो है वो पैसे निकाल के ना अपनी गाड़ी के टायर्स ले लिए। अब इस खर्चे को भी आप जो है वो एज डिडक्शन के तौर पे नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो ओनर था, इसने अपने पर्सनल काम के लिए ये खर्चा किया है, तो ये तो इटसेल्फ ड्राइंग है। तो ड्राइंग तो हम अकाउंटिंग के अंदर भी एज एक्सपेंडिचर नहीं लेते, वो तो जाके कैपिटल में से लेस होती है। तो यहाँ पे भी इनकम टैक्स में भी पर्सनल एक्सपेंडिचर अगर किसी बंदे ने, बिजनेसमैन ने कर लिए हैं, तो इसको डिडक्ट करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट्स हैं कि एनी अमाउंट कैरीड टू अ रिजर्व फंड और कैपिटलाइज इन एनी वे। अच्छा, कोई भी अगर आपने जो है ना वो रिजर्व फंड जो है या कैपिटलाइज वे में आपने किसी चीज़ को कैपिटलाइज कर दिया है, तो उसको भी आप लेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट आई है हमारे पास। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई अमाउंट है जो कि रिज़र्व के तौर पे आ रही है, रिज़र्व फंड के तौर पे आ रही है या कैपिटलाइज हो रही है इन एनी वे, तो इसको भी अभी आप एक्सपेंडिचर के तौर पे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हम इसको, आपने सिर्फ ना इसको याद कर लेना है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने अकाउंटिंग में दो किस्म के एक्सपेंडिचर पढ़े। एक होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी सेल में से लेस होता था। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था ना, ये आप इसको कैपिटलाइज करते हैं। मतलब अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो आप क्या करते थे? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर आपने इसे की गाड़ी खरीदी है तो आप क्या करते थे? एंट्री व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नेचर का हो, उसको आप अपने सेल में से लेस नहीं कर सकते, वो आपकी डिडक्शन नहीं है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिडक्शन की इजाज़त नहीं है अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको आप ले सकते हो। ठीक है। रिजर्व फंड क्या होता है, बस इसको याद कर लें, ये आपके सिलेबस में उस तरह नहीं है। अभी आपको रिजर्व फंड की समझ नहीं आएगी तो सिंपल इसको याद कर लें, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला पॉइंट ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।